वीडियो लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। मैं गणेश राम भगत, शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 जगदलपुर से। तो लेक्चर नंबर 4 में मैंने तुल्यंकी भार निकालने बता रहा था, उसी को आज आगे बढ़ाएंगे। तो तुल्यंकी भार ज्ञात करना। तुल्यंकी भार E बराबर अणु भार बटे वैलेंसी यानी M बटे संयुक्ता। तुल्यंकी भार E बराबर अणु भार बटे वैलेंसी यानी संयोजकता। अणु भार को M से दर्शाएंगे। तो सबसे पहले तुल्यंकी भार किसी तत्व का ज्ञात करेंगे। पहला नंबर किसी तत्व का तुल्यंकी भार। पहला नंबर किसी तत्व का तुल्यंकी भार। तत्व का तुल्यंकी भार बराबर परमाणु भार बटे वैलेंसी। तत्व का तुल्यंकी भार E बराबर परमाणु भार बटे संयोजकता। परमाणु भार बटे संयोजकता। परमाणु भार को A से दर्शाएंगे, तो A बटे संयोजकता। तो मान के चलते हैं एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल A का तुल्यंकी भार ज्ञात कीजिए। तुल्यंकी भार ज्ञात कीजिए। तो A का तुल्यंकी भार बराबर परमाणु भार बटे संयोजकता। परमाणु भार बटे संयोजकता। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, उसका परमाणु भार 23 होता है। सोडियम का परमाणु भार 23, तो E बराबर 23 बटा संयोजकता। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8, 1। अंतिम कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है, इसलिए उसका संयोजकता 1 होगा। जैसे इस सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8, 1। ये जो 1 है अंतिम कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, वही उसका संयोजकता कहलाएगा। इसलिए संयोजकता 1 होगा, बराबर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। उसी प्रकार से कैल्शियम का देखते हैं। दूसरा नंबर कैल्शियम का तुल्यंकी भार बराबर, डायरेक्ट हम इसको E से दर्शाएंगे, ECA हो गया। कैल्शियम का तुल्यंकी भार बराबर परमाणु भार A बटे संयोजकता। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20। परमाणु भार 40 और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8, 2। 2, 8, 8, 2। तो अंतिम कोश में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसका संयोजकता 2 होगा और इसको 40 को 2 से भाग देंगे तो कैल्शियम का तुल्यंकी भार 20 हो जाएगा। उसी प्रकार ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन का तुल्यंकी भार
ए बटे संयुक्ता ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 और उसका परमाणु भार हो जाएगा 16 और संयुक्ता 2 बराबर 8 हो गया। तो ऑक्सीजन का तुल्यंकी भार कितना हो गया? 8 हो गया। अब हम ये तो हो गया किसी तत्व का तुल्यंकी भार कैसे ज्ञात किया जाता है। अब दूसरा नंबर एसिड का तुल्यंकी भार। एसिड का तुल्यंकी भार, दूसरा पॉइंट, एसिड का तुल्यंकी भार ज्ञात करना है। एसिड यानी अम्ल, अम्ल का तुल्यंकी भार। तो अम्ल का तुल्यंकी भार बराबर अणुभार बटे क्षारकता, अणुभार बटे क्षारकता। अणुभार को किससे दर्शाएंगे? एम से, मॉलिक्यूलर मास बटे क्षारकता। अब यहां पर एक चीज देखना है, क्षारकता क्या है? हाइड्रोजन प्लस दान करना, किसी भी एसिड से अगर जितना हाइड्रोजन दान करता है यानी जितना हाइड्रोजन विस्थापित होता है, बाहर निकलता है, वही उसका क्षारकता कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखते हैं H2SO4, H2SO4 का तुल्यंकी भार। तो सूत्र क्या हो जाएगा? एम बटे क्षारकता, एम बटे क्षारकता। तो एम बटे कितना हाइड्रोजन है यहाँ पर? 2 हाइड्रोजन विस्थापित होगा, 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, यानी 2 हाइड्रोजन दान करेगा। तो ये हो जाएगा एम बटे 2 बराबर H2SO4 का अणुभार ज्ञात करना है। H2SO4 का अणुभार जब हम निकालेंगे तो 98 आएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 98 बटे 2। इसको जब हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 49। इसका आंसर 49 हो गया। उसी प्रकार से दूसरा नंबर HCl का तुल्यंकी भार एम बटे कितना हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन है तो एम बटे 1 हो जाएगा। और HCl का अणुभार, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 और क्लोरीन का 35.5, दोनों को योग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 36.5 बटे 1 बराबर 36.5, इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से H3PO2 का तुल्यंकी भार ज्ञात करना है। तीसरा नंबर H3PO2 बराबर एम बटे कितना हो जाएगा? एम यानी अणुभार बटे कितना हाइड्रोजन? एम बटे 1 बराबर इसका अणुभार हो जाएगा 66 बटे 1 बराबर 66। उसी प्रकार H3PO4 का तुल्यंकी भार, चौथा नंबर H3PO4 का तुल्यंकी भार ज्ञात करना है। H3PO4 बराबर एम बटे कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन 3 बराबर H3PO4 का 98 होता है, ये हो जाएगा 98 बटे 3। इसको काटेंगे, 3 के 9 और 3 दूनी 6 और 3 इधर यानी 32.6 हो जाएगा, 32.6 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला
PO3। अगला नंबर 5वां H3PO3 का तुल्यनिक भार ज्ञात करना। अब यहाँ पर हमको देखना है m बटे इसकी क्षारकता 2। इसकी क्षारकता 2 होगा, 2 क्यों होगा उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो H3PO3 का अणुभार 82/2 बराबर कितना हो जाएगा 41। इसको काट देंगे तो 41। अब यहाँ पर 2 क्यों लिखे, जबकि यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 क्यों लिखे। अब इसको जानने के लिए हमको इसका स्ट्रक्चर फार्मूला जानना जरूरी है। स्ट्रक्चर फार्मूला जानना, H2SO4 इसका स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे बनाया जाता है। S11O, इधर भी O, इधर OH, इधर OH। अब यहाँ पर देखना है जितना OH रहेगा उतना हाइड्रोजन विस्थापित करेगा। यहाँ पर 2 OH है तो हाइड्रोजन कितना हाइड्रोजन विस्थापित करेगा 2 हाइड्रोजन प्लस। कितना हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन प्लस विस्थापित करेगा। यानी जब हम H2SO4 को पानी में घोलेंगे तो यहाँ 1 2 हाइड्रोजन प्लस विस्थापित करेगा, फिर बाहर निकालेगा और बचेगा कितना SO4 -2। जितना हाइड्रोजन विस्थापित करेगा उतनी इधर माइनस हो जाएगा, -2 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखते हैं H3PO4 तो H3PO4 का स्ट्रक्चर फार्मूला देखते हैं पहले कैसे बनेगा। बीच में P रहेगा और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ OH और यहाँ OH और यहाँ भी OH। तो कितना OH हो गया 1 2 3। जितना OH रहेगा उतना ही H प्लस हाइड्रोजन विस्थापित करेगा। यानी यदि हम H3PO4 को अगर हम जल में घोलेंगे तो 1 2 3 3H प्लस हाइड्रोजन विस्थापित करेगा और उधर कितना P और H प्लस कितना PO4 हो जाएगा, इधर PO4 -3। यहाँ पर H प्लस 3 भी स्थापित कर रहा है, उतनी इधर भी -3 हो जाएगा। उसी प्रकार से H3PO3 यहाँ पर क्षारकता 2 लिखा हुआ है। उसका कारण इसका स्ट्रक्चर फार्मूला देखते हैं तो कैसे बनेगा P डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पर H। अब यहाँ पर कितना OH है 1 2। तो इसीलिए अगर इसको हम जल में घोलेंगे, इसको अगर जल में घोलते हैं तो कितना H प्लस विस्थापित करेगा 2H प्लस, यानी 2 OH है इसलिए यहाँ पर 2H प्लस विस्थापित करेगा और इधर कितना HPO3 -2 हो जाएगा। HPO3 -2 जितना हाइड्रोजन प्लस विस्थापित करेगा उतना इधर माइनस में आ जाएगा। तो इसी कारण से यहाँ पर क्षारकता 2 होगा।
अब ये एसिड का तुल्यांकी भार हो गया। अब तीसरा नंबर देखते हैं, पीएच यानी क्षार का तुल्यांकी भार। तीसरा नंबर, क्षार का तुल्यांकी भार ज्ञात करना। क्षार का तुल्यांकी भार ज्ञात करना यानी ई बराबर क्या हो जाएगा, अणुभार बटे एसिडिटी। ई बराबर अणुभार बटे एसिडिटी। अणुभार बटे एसिडिटी। अब यहां पर देखा जाए अम्ल क्या है और क्षार क्या है। जैसे H प्लस है तो अम्ल हो जाएगा और OH माइनस यानी क्षार। H प्लस यानी अम्ल और OH माइनस यानी क्षार। दोनों मिलकर क्या बनाता है, H2O। H प्लस OH माइनस दोनों मिलकर क्या बनाएगा, H2O। H प्लस क्या है, अम्ल और OH क्षार। तो अम्ल और क्षार मिलके क्या बनाया, H2O। इसको कौन सी क्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी क्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो यहां पर H प्लस क्या है, अम्ल, OH क्या है, क्षार है। अब हम क्षार का तुल्यांकी भार ज्ञात करेंगे तो E बराबर अणुभार बटे एसिडिटी यानी अणुभार बटे क्या हो जाएगा, अम्लता। अणुभार बटे अम्लता। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। पहला नंबर, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। तो NaOH यहां पर M बटे कितना H प्लस यहां पर होगा, एक, कितना, एक, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे। और NaOH का अणुभार कितना होता है, 40। जब निकालेंगे तो बटे 1 बराबर 40। उसी प्रकार से दूसरा नंबर, MgOH2। Mg वोटर 1 यानी ट्वाइस OH2। इसका यहां पर M बटे कितना OH हो गया, यहाँ कितना हाइड्रोजन, 2, M बटे 2। और MgOH का अणुभार कितना हो जाएगा, अगर हम इसको निकालेंगे तो 58 होता है। 58 बटे 2 हो जाएगा, 58 बटे 2। इसको जब हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29। काट देंगे, 29 बराबर 29। 29 बटे 1 बराबर 29। उसी प्रकार FeOH3, तीसरा नंबर, FeOH वोटर 1 3। इसका M बटे कितना हो जाएगा, एसिडिटी यहाँ 3 हो जाएगा। तो FeOH3 OH वोटर 1 3 का अणुभार होता है 107। कितना हो जाएगा, 107। 107 बटे 3, इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 35 कितना हो जाएगा, 7। ये तो हो गया क्षार का तुल्यांकी भार। अब हम देखते हैं लवण का तुल्यांकी भार। लवण का तुल्यांकी भार, ये हो गया लवण का तुल्यांकी भार। लवण का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए E बराबर क्या हो जाएगा, अणुभार बटे धन आवेशों की संख्या। E बराबर अणुभार M बटे धन आवेशों की संख्या। तो
अणुभार बटे धन आवेशों की संख्या। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, पहला नंबर NaCl यानी NaCl का तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे होता है धन आवेशों की संख्या। तो m बटे, अगर हम सोडियम क्लोराइड को तोड़ेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस आयन हो जाएगा। तो Na में धन आवेशों की संख्या कितना है, 1 है, तो m बटे 1 बराबर सोडियम क्लोराइड का अणुभार निकालेंगे तो जितना आएगा उसको 1 से भाग देंगे, हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा नंबर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट, तो m बटे कितना हो जाएगा, कैल्शियम में 2+ चार्ज होता है, कैल्शियम में 2+, तो इसका धन आवेश की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार ज्ञात करके 2 से भाग देने से आंसर इसका आ जाएगा। उसी प्रकार से सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा नंबर सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3, इसका भी जब हम निकालेंगे तो अणुभार बटे सोडियम में अगर इसको हम तोड़ेंगे तो जब इसको तोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा, Na प्लस HCO3 माइनस, तो प्लस धन आवेशों की संख्या 1 बटे 1, इसको भी जब हम हल करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 का जब अणुभार ज्ञात करेंगे और उसको 1 से भाग देंगे तो जो आंसर आएगा वो उसका तुल्यांकी भार हो जाएगा। तो लवण का तुल्यांकी भार इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। अभी तुल्यांकी भार हो गया, उसके बाद हम देखते हैं मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन क्या है। मोल प्रभाज ये सांद्रता के पद का अगला पॉइंट है। मोल प्रभाज किसी घटक की मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात उस घटक की बिलियन में मोल प्रभाज कहलाती है। किसी घटक की मोलों की संख्या, किसी घटक की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, किसी घटक की मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात, कुल मोलों की संख्या का अनुपात, कुल मोलों की संख्या का अनुपात उस घटक की बिलियन में मोल प्रभाज कहलाती है। उस घटक की बिलियन में मोल प्रभाज कहलाती है, मोल प्रभाज कहलाती है। इसे x द्वारा दर्शाते हैं यानी मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन इंग्लिश में किसी घटक की मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात उस घटक की बिलियन में मोल प्रभाज कहलाती है। इसे x द्वारा दर्शाते हैं। तो घटक A का मोल प्रभाज, घटक A का मोल प्रभाज XA बराबर Na बटे Na प्लस Nb।
Na प्लस Nb। उसी प्रकार घटक B का मोल प्रभाज, उसी प्रकार से घटक B का मोल प्रभाज XB बराबर NB बटे कितना हो जाएगा, Na प्लस NB बटे Na प्लस NB। अब इस दोनों को हम घटक A और घटक B का मोल प्रभाज को योग करेंगे तो बराबर XA प्लस XB बराबर Na बटे Na प्लस NB प्लस NB बटे Na प्लस कितना हो जाएगा, NB। अब दोनों का हम Na प्लस NB का लघुत्तम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, Na प्लस NB कितना हो जाएगा, Na प्लस NB। अब इसको इसके साथ भाग देंगे तो एक बार जाएगा, उस एक को ऊपर वाला A से गुणा, ऊपर वाला Na से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, Na प्लस NB को Na प्लस NB से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो उस भागफल एक को ऊपर वाला NB से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, NB। अब ये कट जाएगा एक बार में, बराबर एक बटे एक बराबर एक हो जाएगा। तो घटक A का मोल प्रभाज प्लस घटक B का मोल प्रभाज बराबर कितना ले आए, A बराबर ये क्या हो जाएगा, x A बराबर वन माइनस x। तो इस प्रकार से मोल प्रभाज हो गया। अब अगला सांद्रता के पद ppm अब ppm क्या है, किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या, किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो किसी बिलियन के 10 का घात 6 भागों में उपस्थित हो, पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या, इसको लिख देते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। तो इसकी डेफिनेशन या परिभाषा, किसी विलेय पदार्थ के, किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या, किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो किसी बिलियन के, जो किसी बिलियन के, जो किसी बिलियन के 10 का घात 6 भागों में उपस्थित हो, 10 का घात 6 भागों में उपस्थित हो, 10 का घात 6 भागों में उपस्थित हो, पार्ट पर मिलियन कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, पार्ट पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। तो किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो किसी बिलियन के 10 का घात 6 भागों में उपस्थित हो, उसे पार्ट पर मिलियन कहते हैं। 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। और इसका सूत्र जो है लिखेंगे, ppm
बराबर क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणित 10⁶। विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणित 10⁶ हो जाएगा। 10⁶। एक एग्जाम्पल देखते हैं। प्रश्न, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में 5.8 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली है। 5.8 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली है। ग्राम ऑक्सीजन घुली है। ग्राम ऑक्सीजन घुली है। ऑक्सीजन की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए। ऑक्सीजन की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए। 5 किलो ये प्रश्न दिया है। समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में 5.8 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली है। ऑक्सीजन की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हल में जो चीज दिया है क्वेश्चन में इसको लिखेंगे। दिया है प्रति किलोग्राम ऑक्सीजन कितना घुला है, 5.8 × 10⁻³ तो विलेय का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान बराबर 5.8 × 10⁻³ ग्राम बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान बराबर प्रति किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम बराबर, जब ये विलेय का द्रव्यमान ग्राम में है तो प्रति किलोग्राम, किलोग्राम को हमको ग्राम में दर्शाना होगा। तो 1 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। तो बिलियन का द्रव्यमान 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ठीक है, तो विलेय का द्रव्यमान 5.8 × 10⁻³ ग्राम, जब विलेय का द्रव्यमान ग्राम में है और यहाँ पर प्रति किलोग्राम दिया है तो 1 किलोग्राम बराबर, उसको हम ग्राम में चेंज करेंगे तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। अब इसको हम सूत्र में मान रखेंगे। ppm बराबर, सूत्र में मान रखेंगे विलेय का द्रव्यमान 5.8 × 10⁻³ बटे बिलियन का द्रव्यमान 1 kg यानी 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 1000 ग्राम गुणित 10⁶ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10⁶ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको आगे हल करके उत्तर निकाल सकते हैं। तो ऐसे जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आज का वीडियो लेक्चर में यही समाप्त करता हूं। थैंक यू।